नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक जो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक से संबंधित जो है थ्योरी वीडियो और उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज देखेंगे। तो थॉर्नडाइक का जो है अधिगम सिद्धांत है और थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये क्या है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आज ही इस टॉपिक को हम देखेंगे। ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट रूप में देखना। जितना भी कुछ आपको यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है, यही सारा मटेरियल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और बस इस मटेरियल को तैयार कर लीजिए, इस नोट्स को तैयार कर लीजिए, तो आपके थॉर्नडाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कंप्लीट नोट्स बनाना, उसका रिवीजन करना, फिर देखिएगा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 100 लाइक्स का टारगेट है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, थॉर्नडाइक जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1898 में किया गया था, ठीक है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से सीखने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सिद्धांत है ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सीखने के सिद्धांत से। ये बताता है सिद्धांत की व्यक्ति जो है, बच्चा जो है कैसे सीखता है, ठीक है, इस चीज के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है, जिसे कहते हैं थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का नियम भी कह सकते हैं, अधिगम सिद्धांत या सीखने का नियम, ये जो सिद्धांत है ये प्रयोग व जो है त्रुटि के सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी पर जो है मतलब टिका हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को हम प्रयोग व त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रयोग या त्रुटि या फिर प्रयास एवं भूल, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति हो या मनुष्य हो, प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। ये बात इन्होंने कही। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के सामने कोई समस्या दी जाती है, जिसका समाधान के लिए बच्चा कोई जो है रेस्पॉन्स या अनुक्रिया करता है, और धीरे धीरे सही अनुक्रिया से, रेस्पॉन्स से वो जो है सफल परिणाम जो है पा जाता है। तो उसी को जो है हम कहते हैं सीखना, ठीक है। तो इसके जो सिद्धांत को हम कनेक्शनवाद या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। कनेक्शनवाद या संबंधवाद किसके बीच में है? एस और आर के बीच में है। ध्यान रखिएगा, एस और आर। एस का मतलब होता है स्टिमुलेशन और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। इसको हिंदी में कहेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है कि कनेक्शनवाद या संबंधवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो आंसर है थॉर्नडाइक ने दिया था। और संबंध किसके बीच में? एस और आर के बीच में, ठीक है। पॉइंट याद रहेगा। चलिए, इस संबंधवाद के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपन के प्रति एक जो है प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया के बाद मिलने वाला जो परिणाम है सुखद हो या अप्रिय हो, इस बात को निर्धारित करते हैं कि वो प्रतिक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी या नहीं दोहराई जाएगी। तो इसमें सिर्फ इसका सीधा सीधा मैं बात आपको बताऊं, संबंधवाद का मतलब होता है एस और आर, स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स। अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया। यहाँ पे उद्दीपक है कि मतलब कोई चीज हमने, मान लीजिए कोई चीज हमने कुछ बच्चे के सामने रखी, तो उसके देखते ही बच्चा जो है कुछ रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, बस उसी का नाम है यहाँ पे एस और आर, ठीक है। जैसे कुत्ते के सामने हमने मांस का टुकड़ा टुकड़ा रखा, तो कुत्ता क्या रेस्पॉन्स करेगा? लार गिराएगा, है ना। या फिर हमने कुत्ते के सामने घंटी बजाना शुरू करें, तो हमें पता है कि धीरे 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 प्रयास और त्रुटियों से, गलतियों से धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि जब एक बार घंटी बजानी है तो मुझे तुरंत दौड़ करके यहाँ पे प्लेट के पास आ जाना है, और 2 बार घंटी दबाने से मतलब बजेगी तो जो है मुझे खाना जो है खा लेना है। तो ये होता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, ये अधिगम जो सिद्धांत है, ये पहला वैज्ञानिक सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, पहला वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है ऐसा, ठीक है। ये सिद्धांत किस पर है? ट्रायल एंड एरर के माध्यम से जो है सीखने को समझाता है। अब यहाँ पे इसको सही से लिख करके मैंने बताया कि बच्चा जब तक बार बार प्रयास करता है और गलतियां करता है, तो जब बार बार प्रयास करेगा और गलतियां करेगा, तो अंत में क्या होगा? अंत में जो भी चीज कर रहा है, जो भी वो प्रयास कर रहा है, वो उसका सफल हो जाएगा और सही उत्तर पा जाएगा। तो बार बार प्रयास से, बार बार गलतियों से जो है बच्चा सीखता है। इसको हम गलत नहीं मानेंगे। बच्चे के सीखने में प्रयास और जो गलतियां हैं उसको हम उसके सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा मानेंगे। ये बात अक्सर जो है सीडीपी में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है।
सही अनुक्रिया, इस लाइन को नोट कर लीजिए, सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद बच्चा जो शिक्षार्थी को पुनर्बल मिलता है। अब देखिए यहां पे बात को समझिएगा, सही अनुक्रिया वो जो है अनुक्रिया है, मतलब सही रिस्पांस, जब हम किसी चीज पे सही रिस्पांस करते हैं तो उसके करने के बाद, रिस्पांस करने के बाद बच्चे को जो है पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन का मतलब होता है री इन्फोर्समेंट। अब पुनर्बलन कैसा मिले, जब हम कुछ सही रिस्पांस करते हैं, जब हम कोई रिस्पांस करते हैं तो हमें पॉजिटिव पुनर्बलन मिलता है या निगेटिव पुनर्बलन मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने स्कूल में शोर मचाया, शोर मचाने का रिस्पांस किया तो टीचर ने आपको डांट दिया, तो ये निगेटिव पुनर्बलन हो गया। आपको यहाँ पे अगर तुमने जो है क्वेश्चन का आंसर दिया तो टीचर ने क्या किया, तुम्हारी तारीफ की, तो ये पॉजिटिव पुनर्बलन हो गया। तो सही अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जिसके करने के बाद शिक्षार्थी को पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि व्यवहार और उसके परिणाम के बीच में संबंध कैसे जो है सीखने को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत जो है मुख्य रूप से बिल्ली पर जो है प्रयोग किया गया था और पिंजरे का बॉक्स का प्रयोग किया गया था। अब ये इसमें क्या किया गया था इसको समझ लेते। तो इन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक भाई साहब ने एक जो है पिंजरा रखा और पिंजरे के अंदर जो है बिल्ली डाल दी। ठीक है, और इसका एक लीवर, ऐसे मान लीजिए एक लीवर, ये दरवाजा है, वो दरवाजा उस लीवर से खुलता है और यहाँ पर एक मान लीजिए जो है चूहा रख दिया मरा हुआ, या मांस का कोई टुकड़ा रख दिया, या फिर दूध का कटोरा रख दिया। ठीक है, अब क्या किया, बिल्ली ने ये दूध का कटोरा देखा तो इसको जो है स्टिमुलेट हुआ। अब भाई स्टिमुलेट होगा ना, मतलब कुछ अनुक्रिया, कुछ मतलब स्टिमुलेट मतलब उत्तेजना दिखाएगी। अब इस चीज को देखते ही, मांस के टुकड़े या दूध को देखते ही बिल्ली ने जो है कुछ जो है मतलब उत्तेजना दिखाई, स्टिमुलेशन दिखाया, उद्दीपक दिखाया। अब उद्दीपक से बहुत प्रयास करेगा, इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करेगा और उसके बाद ये लीवर जो लगा हुआ है इस पर हाथ जाएगा, तो ये लीवर लाते ही मान लीजिए हाथ से दबाई तो ये जो है फाटक दरवाजा ये खुल गया। तो उसने कई अनगिनत, फिर यहाँ पे कई अनगिनत प्रयास होते रहे और मान लो 50-100 बार प्रयास होते रहे। तो एक समय के बाद क्या है, ये जानवर जो है बिल्ली ये समझ जाती है कि इस लीवर को दबाने से ये जो है रेस्पॉन्स मिलेगा, और जब ये रेस्पॉन्स मिलेगा, पुनर्वेलन मिलेगा, अनुक्रिया मिलेगी, तो हमें पॉजिटिव क्या मिलेगा, आपको पुनर्वेलन मिलेगा कि दूध हमें मिल जाएगा। बात यहां समझ गए। तो इस तरीके से ये चीजें करता है। ठीक है, काम। ठीक, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था, पिंजरे के बॉक्स का प्रयोग किया था, पिंजरे या पजल बॉक्स पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम कहां से आता है, अनुभव से आता है, ना कि केवल सोच से आता है। तो देखिए ये सिद्धांत अनुभव, जितना ज्यादा अनुभव, कोशिश कर रहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा समझ लो। तो जितना ज्यादा प्रयास करेगा, अनुभव एक्सपीरियंस लेगा उन चीजों से, ये चिंतन से नहीं आता केवल। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दे रहा हूं, ये पॉइंट 1, 2 ABCD के रूप में क्वेश्चंस के मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया था, जिसका उत्तर देना था आपको। ठीक है, अब अभी अधिगम को जो है इन्होंने मोटिवेशन से, अभ्यास से और परिणाम, ये जो है प्रभावित करते हैं अधिगम को, लर्निंग को। अब थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के 3 मुख्य नियम बताए थे। वो 3 नियम कौन से, इसको देख लेते हैं। तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा जो है तत्परता का नियम। अब ये जो है इतना तो आप ऊपर जितना मैंने बताया है वो बस कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, और उस पॉइंट्स को अगर आपने याद कर लिया तो मतलब क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थॉर्नडाइक के 3 नियम कौन से, तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन नियमों को हम, इन 3 मुख्य नियमों को हम प्राथमिक नियम कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात मैं सब बेसिक बातें इसलिए बोलता हूँ कि जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या जिनको लगता है कि मैं पास नहीं होऊंगा, या मैं पिछली बार फेल हो गया था या हो गई थी, तो उनके लिए मैं बेसिक बातें आपको बताता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में। अगर आपने इतनी बातों को सुन लिया और इतने बातों का नोट्स बना लिया, तो यकीन मानिए एग्जाम आपका तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके सीटेट के लिए, पेडागोजी के लिए यही सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में कहीं ना कहीं मिलते हैं। ठीक है, आइए इन तीनों के जो है प्रमुख नियमों को पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम जो है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो जिस क्रिया का परिणाम सुखद होता है उस क्रिया को दोहराने की संभावना अधिक होती है। तो किसी चीज के प्रभाव में आकर, ध्यान रखिएगा, प्रभाव का नियम ऐसे समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज के प्रभाव में आकर हम जो है अपनी जो है सीखने की क्षमता को जो है
बढ़ा देते हैं, ऐसा समझ लो, या सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे पापा ने कहा कि भाई इस बार अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें साइकिल दूंगा, तो भाई उसने क्या किया, अपने सीखने की जो है क्षमता को किसी चीज के प्रभाव में आकर के, भाई साइकिल के प्रभाव में आकर बच्चा सीखने की जो है क्षमता को बढ़ाने के प्रयास करता है। ठीक है। या फिर टीचर जो यहाँ पे जैसे दिया गया है, बच्चा अगर सही उत्तर देता है तो शिक्षक से जो है प्रशंसा पाता है, और वो जो है उत्तर दोहराना चाहता है, मतलब बार बार फिर वो सही उत्तर देने का प्रयास करता है, पढ़ाई करने की कोशिश करता है। ये बात समझ गए? तो प्रभाव का नियम मतलब किसी चीज के बाहरी चीजों के प्रभाव में आकर के अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा देना, सिंपल शब्दों में बताऊं तो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। भाई जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आप लर्निंग के नजदीक पहुंचोगे, स्थायी लर्निंग जिसे कहते हैं। मतलब एक बार आपने डट के जो है सीख लिया, फिर हमेशा के लिए, अब जैसे आपने कार चलाना सीखा तो अब हमेशा के लिए वो स्थायी अधिगम कहलाएगा। साइकिल चलाना, पढ़ाई किया कुछ, तो वो भी स्थायी अधिगम हो जाता है। लिखना आप कभी नहीं भूलते, तो बेसिक चीज है। ठीक है। तो अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है, और अभ्यास ना करने से गलतियां हो जाती है। ठीक है। ये जो सिद्धांत है ये ट्रायल एंड एरर के जो है ज्यादा नजदीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किस प्राथमिक नियम से जुड़ा हुआ है, तो ये अभ्यास के नियम से जुड़ा हुआ है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत तो जो है सेकेंडरी नियम से भी जुड़ा हुआ है, तो वो जब आपसे पूछेगा कि किस प्राथमिक नियम से जुड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आंसर है अभ्यास का नियम। ठीक है। अब अभ्यास करने से उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, और अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर होता है। ठीक है। बार बार पहाड़े जो है दोहराने से बच्चे को याद आ जाता है, तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, आप एक ना एक दिन जो है अच्छे तरीके से टॉपिक को सीख जाते हैं। ठीक है। किसी भी चीज को जो भी सीखना है। ठीक। तीसरा पॉइंट है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इसमें क्या होता है कि सीखने के लिए सीखने वाले की मानसिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। अब सीखने के लिए सीखने वाले की, अब भाई तत्परता दिखाना पड़ेगा किसी चीज में, आपको खुद तत्पर, रेडीनेस होना पड़ेगा। आप रेडी ही नहीं है सीखने के लिए, तो मानसिक तैयारी की कहां पे जरूरत होती है, तत्परता में जरूरत होती है। तत्परता का नियम यह बताता है कि सीखने वाले व्यक्ति जो है किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होता है रहते हैं, और किन परिस्थितियों में उनमें खीज उत्पन्न होती है। भाई जब आप इस चीज में सीखने में आप रुचि नहीं लेंगे, तो भाई आप ऑलरेडी जो है सीखेंगे नहीं किसी चीज को। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखी गई है। ठीक है। बच्चा तब अच्छे तरीके से सीखता है जब उसमें सीखने की इच्छा हो। बहुत उदाहरण से हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 प्राइमरी नियम थे, इसको तो बिल्कुल भूलना मत, कतई मत भूलना। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और हमने पढ़ा तत्परता का नियम, ये 3 नियम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम द्वितीयक नियम क्या होते हैं, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी नियम या सब्सिडियरी नियम, सब्सिडियरी नियम जो है कह सकते हैं, या अन्य सहायक नियम। तो यहाँ पे क्या है, चौथा पॉइंट हमने दिया है यहाँ पे प्रत्याहार का नियम या बहु प्रतिक्रिया नियम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अभी तक तो आपने हिंदी में पढ़ा चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी नियम है इसको आप इंग्लिश में ही याद रखना। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। क्योंकि हिंदी में मैंने जितनी बार भी इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास किया है, पढ़ाने से पहले मैं भी थोड़ा बड़ा पढ़ लेता हूँ, तो जब पढ़ने का प्रयास किया तो मैंने देखा ना कई बुक्स में इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। तो मैंने इसको याद किया है सिर्फ केवल इंग्लिश से। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसा कि लिखा है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे जो है कुछ जो सीख रहा है बच्चा, उसके लिए बच्चा जो है विभिन्न प्रयास करता है, तब जाकर के वो सही उत्तर, मतलब जितना ज्यादा प्रयास करेगा तब तक, जब तक प्रयास करता रहेगा जब तक वो सही उत्तर ना पा ले। जैसे बच्चा गणित के प्रश्न को कई बार जो है अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। या फिर हम ऐसे समझ लेते हैं कि आपके पास, आपके कमरे में जो है ताला लगा हुआ है और आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं। आपने एक चाबी लगाई, ताला खोला, नहीं खुला, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, अंत में 4-5 चाबियां लगाने के बाद अंत में आपने दरवाजा खोल लिया। ठीक है। तो मल्टीपल रेस्पॉन्सेस दिया कि नहीं आपने किसी चीज के लिए, बस यही चीज है बेसिक। ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बस यही सीधा सीधा आपसे सेंटेंस पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा ना कि बच्चा गणित के प्रश्नों को कई बार अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश करता है, थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार वो सेकेंडरी किस नियम पर जो है आधारित है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस पर आधारित है। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सेकेंडरी नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड या लॉ ऑफ सेट्स कहते हैं, जिसे कहते हैं समुच्चय का सिद्धांत या अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम। देखिए इसमें 3 नाम दिए गए हैं, तीनों नाम याद कर सकते हो तो कर लो, बाकी जो है इंग्लिश में लॉ ऑफ एटीट्यूड या सेट्स, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीट्यूड किससे जुड़ा हुआ है, मानसिक तैयारी से जुड़ा है। तो अधिगम पर व्यक्ति की मानसिक तैयारी, उसका दृष्टिकोण और पूर्व अनुभव का प्रभाव नई शिक्षा पर पड़ता है। ठीक है, तो मानसिक तैयारी, उसका दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ रहा है उसके अधिगम पर। सीखने का परिणाम सीखने वाले के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, तो उसका जो एटीट्यूड कैसा है इस पर निर्भर करता है कि वो सीख पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो सीख जाएगा, नकारात्मक दृष्टिकोण है तो वो अवॉइड करेगा चीजों को, सीखने को। ठीक है, यही बात समझ गए। तो जो बच्चा जो है विज्ञान को या किसी भी टॉपिक को सकारात्मक दृष्टि से देखता है तो वो उसे बेहतर तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी जो नियम दिया गया है वो है लॉ ऑफ एनालॉगी सिमिलैरिटी, जिसे कहते हैं अनुरूपता या फिर सादृश्यता का नियम। लॉ ऑफ एनालॉगी बहुत पूछा जाता है। तो लॉ ऑफ एनालॉगी का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो बच्चा जो है समस्या के केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और अप्रासंगिक जो है कि उपेक्षा करता है। जितने अधिक समानता होगी उतना ही अधिक सीखने का स्थानांतरण होगा। कोई भी चीज जब सीख रहा है बच्चा तो उसमें अगर समानता होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। लॉ ऑफ जो है इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे अंग्रेजी की कहानी पढ़ते समय छात्र जो है मुख्य पात्र या घटना पर ध्यान देते हैं, ना कि हर शब्द पर। यहाँ पे यही तो बताया मैंने आपको कि केवल जो है मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करता है बच्चा, और जरूर जो इधर उधर की बातें होती है उस पर जो है ध्यान नहीं देता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसे सादृश्यता का सिद्धांत। ठीक, इसके और भी दूसरे परिस्थिति में अगर हम बात करें तो जैसे पहले से सीखी गई समानता जो है परिस्थिति के अनुरूप उपयोग करके सीखना, प्रतिक्रिया देना होता है। समानता के आधार पर जो है सीखना, या कह सकते हैं समानता के आधार पर सीखना, लॉ ऑफ एनालॉगी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी। अब ये क्या है, तो व्यक्ति जो है पुराने अनुभवों का उपयोग जब नई परिस्थितियों में करता है तो उसे लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुरानी परिस्थितियों से सीखे गए कौशल ज्ञान को नई समान परिस्थितियों में लागू करना, जैसे साइकिल से कार चलाना, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप कीबोर्ड चलाना जो है हिंदी टाइपिंग सीख गए, तो आप हिंदी टाइपिंग सीख गए तो अब आपके लिए इंग्लिश टाइपिंग करना आसान है, क्योंकि आप ये जान गए हैं कि कंप्यूटर को कैसे जो है यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसमें उंगलियां कैसे रखें। तो मैक्सिमम चीज़ें आप जान गए, आपको सिर्फ केवल बेसिक चीज़ें जाननी है कि भाई कौन सा लेटर कहाँ पर है। बात यहाँ समझ गए। तो यहाँ पे पुरानी जो है सीखे गए ज्ञान से जो है नए ज्ञान को जो है लागू करना। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। जैसे बच्चा जो है हिंदी कविता की तुकबंदी सीखी है और वह अंग्रेजी कविता में भी तुकबंदी पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, कीबोर्ड वाला आप एग्जाम्पल जो है मैंने आपको जो दिया है वो आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब उदाहरण है, अच्छा है उदाहरण, आसान भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या फिर संयुक्त प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव जो है शिफ्टिंग क्या कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि अधिगम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में शिफ्ट हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, जैसे पुरानी प्रतिक्रिया को नए स्टिमुलस से जोड़ देना ही सहचर्यात्मक स्थानांतरण कहलाता है, मतलब एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहलाता है। जैसे कुत्ते को पहले घंटी की आवाज पर भोजन दिया जाता था, अब वो शब्द सुनकर के ही प्रतिक्रिया देने लगता है। या फिर स्कूल के संदर्भ में हम उदाहरण देख लें कि जैसे स्कूल की बेल बजती है तो पहले जो है टीचर की तरफ जो है मुंह देखते हैं बच्चे, फिर सर कहते हैं जाओ अब तो घंटी बज गई, चलो भागो भागो लाइन, तो तुरंत जो है जाकर के जो है असेंबली में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं छुट्टी होने के वक्त में। फिर धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही तुरंत वो भाग जाते हैं लाइन लगाने के लिए, ऐसा। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो किस पर था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्ली को पिंजरे पर रखा जिसमें बाहर निकलने का रास्ता एक लीवर दबाने पर खुलता था। बिल्ली ने शुरुआत में कई प्रयास किए जैसे दीवार खरोचना, फिर गलती से जो है उसने लीवर दबा दिया। बार बार अनगिनत प्रयास से वो सीख गई कि लीवर दबाकर ही जो है बाहर निकलना संभव है। ये प्रयोग जो है त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब इस जो है सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, ये आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से जानवरों पर आधारित था। इन्होंने मानव
की जो है मतलब सोच की अवहेलना की, उसको महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं माना, ठीक है, विचारों को महत्वपूर्ण नहीं माना। सब कुछ जानवर, जो चीज जानवर जानवर तो वही रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए मानव की जो है संज्ञानात्मक जो है प्रक्रियाओं को इन्होंने नजरअंदाज किया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है उसकी सोच, उसकी समझ को, उसके विचारों को नजरअंदाज कर दिया। तो ये गेस्टाल्टवादियों द्वारा इनका जो है सिद्धांत की आलोचना हुई, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, जो संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, कनेक्शनिज्म का सिद्धांत कहते हैं, इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो गेस्टाल्टवादियों द्वारा जो है की गई थी, जो इन साइड पर जो है सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बात यहां समझ गए। अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत की आलोचना को जो है मैंने जो है यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिख करके दिया है। इसको जो है कई बार एग्जाम में ये पेडागोजी के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द, तो आप पढ़ लीजिए। ये सिद्धांत जो है काफी समय लेता है, क्योंकि इसमें व्यर्थ के जो है प्रयत्नों पर बल दिया जाता है। ऑब्वियसली एक पिंजरे में डाल दिया, वो 100-200 प्रयास कर रहा है, तो व्यर्थ के प्रयत्न पर ज्यादा जो है ये सिद्धांत जोर देता है। ये सीखने की प्रक्रिया को यांत्रिक, मैकेनिकल बनाता है, तथा जबकि सीखना जो है एक मानव चेतना और विवेक से जुड़ा हुआ है, तो मानव विवेक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने मानव के विवेक और चिंतन के गुणों की अवहेलना करी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं, सोचना नहीं कि जो है अरे मैं बाद में देख लूंगा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा ना। ठीक है, ये सिद्धांत जो है किसी क्रिया को सीखने की विधि बतलाता है, उसके सीखने का कारण नहीं बताता। बात समझ गए? जब किसी कार्य को एक विशेष विधि से सीख लिया जाए तो उसके लिए पुनः बार बार प्रयास करना निरर्थक है। तो मतलब एक विशेष विधि से अगर हम किसी चीज को सिखा सकते हैं तो बार बार हम प्रयास क्यों करें, ये कह रहा है यहाँ पे। बात यहाँ समझ गए? अच्छा, इनके जो है सिद्धांत की टीचिंग में क्या यूज है? अभी तक तो हमने आलोचना पढ़ी, अब यूज कर लेते हैं। तो वही बच्चों के संदर्भ में हम देखें तो बच्चा स्वयं जो है प्रयास करने के जो है उसको अवसर देने चाहिए, और जब जितना ज्यादा प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, तो कहीं ना कहीं वो स्थायी जो है अधिगम की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, सकारात्मक परिणाम से जो है सीखने की गति बढ़ती है, जैसे हमने उसको दे दिया टॉफी, चॉकलेट और कुछ भी जो भी उसके पसंदीदा चीजें हैं, या उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी, या उसके साथ दुलार दिखा दिया, तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इसे कहते हैं री इन्फोर्समेंट, पुनर्वलन। ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपको कई बार मिला है, और कई बार मैंने कई बार ये क्वेश्चन मतलब पुनर्वलन के बारे में बताया है कि पॉजिटिव पुनर्वलन क्या होता है, निगेटिव पुनर्वलन क्या होता है, लेकिन उसके बाद भी कई बच्चों ने उस पर कमेंट किया है। तो मैं इसीलिए कहता हूं, वो आप कमेंट इसलिए नहीं करते कि आपको नहीं पता है, उसमें कोई शर्म की बात है। भाई आपको नहीं पता, लेकिन मैं जब चीजें पढ़ाता हूं तब आप नहीं सुनते हो। आपको लगता है ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे छुपे हुए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके और जो है कि प्रशंसा, पुरस्कार और अभ्यास से सीखने को जो है मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सिद्धांत मैंने दिया था, ये कंप्लीट एक सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है, या फिर इस सिद्धांत को हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत भी, थ्योरी भी कहते हैं। SR थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, ये बात याद रखना। अब जो दूसरा सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो बुद्धि के संदर्भ में, बात यहां पर समझ लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने दो अपने सिद्धांत दिए थे, एक तो सीखने का नियम दिया था, सीखने के लिए बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद दूसरा है वो बुद्धि के। तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? इस सिद्धांत को बहुकारक या मल्टी फैक्टर थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। ठीक है, जिसे हम बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता माना। तो बुद्धि को क्या माना? व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता माना। ये जो सिद्धांत है बुद्धि को एक सामान्य जनरल फैक्टर मतलब जनरल जो है क्षमता के बजाय विभिन्न विशिष्ट क्षमताओं का संयोजन मान। तो मतलब जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत बुद्धि को जो है कोई एक सामान्य जो है बुद्धि नहीं मानता, क्षमता नहीं मानता, बल्कि ये कई विशिष्ट क्षमताओं का जो है जोड़ मानता है। मतलब भाई देखिए, बुद्धि कोई सामान्य नहीं है, इसमें बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं शामिल है ना। कोई व्यक्ति मैथमेटिकल गणनाएं कर रहा है, तो कोई मैथमेटिकल गणनाओं के साथ साथ आर्ट भी बहुत अच्छा करता है, आर्ट के साथ साथ क्रिएटिविटी भी उसके अंदर है ना। तो और फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, जिम में जाता है ना, दौड़ लगाता है, कोई एथलीट हो सकता है, बहुत सारी चीज। तो यहाँ इसलिए हम कह रहे हैं कि इसे विभिन्न विशिष्ट क्षमताओं का संयोजन माना जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो है तर्क दिया कि बुद्धि एक सामान्य कारक
होने के बजाय कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह है जो विशिष्ट विभिन्न कार्य में अलग अलग रूप में इस्तेमाल होती है, अलग अलग स्तर पर प्रकट होती है। थॉर्नडाइक ने चार्ल्स स्पियरमैन के सामान्य बुद्धि के विचार का खंडन किया। कहा कि बुद्धि जो है कार्य विशिष्ट होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पियरमैन के जो है सामान्य बुद्धि के जो सिद्धांत है उसकी जो है उसके उनके विचारों की जो है उनके विचारों का खंडन किसने किया था? तो आंसर है आपको थॉर्नडाइक आंसर देना है। तो इनके विचारों का खंडन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, स्पियरमैन भाई साहब ने क्या किया, इसने कहा कि बुद्धि केवल एक सामान्य बुद्धि होती है, व्यक्ति में सामान्य बुद्धि होती है, सब में एक सामान्य होती है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोई भी इस जो है सिद्धांत को नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि बुद्धि कई चीजों का मिश्रण है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान उसमें होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो शिक्षा में व्यक्तिगत अंतरों को समझने और विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति एक जैसी बुद्धि के नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि प्राकृतिक रूप से भिन्न भिन्न होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है अनुभव आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थॉर्नडाइक ने जानवरों का प्रयोग करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बुद्धि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से विकसित होती है। तो जब जानवरों में ये हो सकती है तो मनुष्य में तो और, क्योंकि वो तो चिंतनशील है। ठीक है, तो इस चीज से इन्होंने जो है सिद्ध करने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि थॉर्नडाइक की जो बुद्धि है उसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। वो कौन से हैं? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो ये बुद्धि जो है सामाजिक, मूर्त और अमूर्त क्षमताओं का मिश्रण है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको लिख लेना है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है किन चीजों का मिश्रण है? तो सामाजिक, मूर्त और अमूर्त क्षमताओं का मिश्रण है। ठीक है, तो आइए जो है सामाजिक जो है बुद्धि को देख लेते हैं। सोशल इंटेलिजेंस होता क्या है? तो यह दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, सामाजिक परिस्थितियों को समझने और उचित व्यवहार करने की क्षमता का नाम जो है सामाजिक बुद्धि कहेंगे। भाई सामाजिक बुद्धि मतलब समाज में अपनी बुद्धि का कैसे प्रयोग कर रहा है, कैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, सामाजिक परिस्थितियों में वो किस तरीके से उन चीजों को समझ रहा है, उचित व्यवहार करने की क्षमता का नाम है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि के किस काम में आती है? सामाजिक संबंधों को जो है समझने के लिए काम आती है। तो बहुत लोगों में ये जो है सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता नहीं होती, जरा सी बात पे बिल्कुल एकदम से भावनाएं उड़ते देते हैं और सामाजिक संबंध तोड़ देते हैं। तो ये उनके पास सोशल इंटेलिजेंस की क्षमता ना के बराबर या बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है? ये भौतिक जो है वस्तुओं और ठोस वस्तुओं को हल करने की क्षमता है, जैसे कि उपकरणों का प्रयोग या यांत्रिक। तो मूर्त बुद्धि मतलब हम जब किसी ठोस वस्तुओं के साथ, है ना, हम जो है अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी उपकरण का प्रयोग कर दिया या यांत्रिक कार्य करना, मैकेनिकल वर्क कर देना, तो ये मूर्त कंक्रीट इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो है मूर्त बुद्धि जो है ठोस वस्तुओं और व्यवहारिक समस्याओं से निपटने की क्षमता है। बच्चा जो है ब्लॉक्स से, जो मूर्त रूप से जो खेलने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे ब्लॉक्स का प्रयोग करने, है ना, या अबेकस, अबेकस जो है, या 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम, ये सब जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये बच्चे के सीखने में मदद करती हैं। तो इन ब्लॉक्स का प्रयोग करके कोई बच्चा जो है टावर बना रहा है, कार बना रहा है, और इनके खिलौनों को जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, इस सब चीजों से, तो ये मूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि जिसे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं, ये जो होता है ये प्रतीकों से जो है, विचारों से और अवधारणाओं के साथ काम करने की क्षमता का नाम है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि जब कोई प्रतीकों के माध्यम से अपने अपने मन ही मन में, सिंपल सा है बताऊं तो अमूर्त बुद्धि वो बुद्धि है जो किसी समस्या का जो है निदान अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो मन ही मन में जो है अपनी समस्या का जो है सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अपने विचारों के माध्यम से। तो ये बुद्धि जो है प्रतीकात्मक रूप में वैचारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। चिंतन, गणना, तर्क शक्ति की क्षमता, बच्चा जो है गणित के प्रश्नों को हल करता है या पहेलियों को सुलझाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बच्चा जो है गणित के क्वेश्चंस को हल करना, ये अमूर्त बुद्धि का जो है रूप हो सकता है। पहेलियों को जो है सुलझाना, ये भी अमूर्त बुद्धि है। तो ये चिंतन, गणना, तर्क शक्ति से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने जो है थॉर्नडाइक से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी, तो अब इससे संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं
नए क्वेश्चंस जो है, जो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लोगे ना, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन जो है आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं और जल्दी जल्दी देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जो है अब अगर आपने थ्योरी ध्यान से सुनी है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, थॉर्नडाइक जो है किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो थॉर्नडाइक जो है किस सिद्धांत के? तो संबंधवाद, कनेक्शनवाद से संबंधित थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, सबसे पहले ही मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, कनेक्शनवाद का मूल आधार क्या है? तो मतलब कनेक्शनवाद क्यों कह रहे थे, किसके बीच में कनेक्शन हो रहा है, संबंध किसके बीच में हो रहा है? तो स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स के बीच में हो रहा है। इसी को तो कहते हैं स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। तो उत्तेजना, उद्दीपक को हम उत्तेजना भी कहते हैं। ठीक है, अनुक्रिया को प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए? किसी को पॉइंट ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका जो है दोबारा जो है उत्तर देने का प्रयास करूँगा। परीक्षण और त्रुटि जो है विधि जो है किसने दी थी? तो ये सिद्धांत जो है किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सीखने के नियम से जुड़ा हुआ है, अभ्यास के नियम से जुड़ा हुआ है, थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। थॉर्नडाइक का जो है अधिगम सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत है ये किस दृष्टिकोण से संबंधित? तो ये संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नहीं, मानवतावादी से नहीं है, रचनावादी से नहीं, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण से जुड़ा है। ठीक है, तो मतलब किसी चीज को ले करके एक बच्चा जो है किस तरीके के व्यवहार को अपनाएगा, उस सिद्धांत, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो व्यवहारवादी इसीलिए कहते हैं, बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो बातें याद रखना है, संबंधवाद, व्यवहारवाद, ये सब चीज, कनेक्शनवाद, ये सब शब्द जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, थॉर्नडाइक के अनुसार लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब किसी चीज के प्रभाव में आकर आप जो है चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बार बार अभ्यास से सीखते हैं या तत्परता से सीखते हैं या सुखद परिणाम से सीखना मजबूत होता है। मतलब सुखद परिणाम मिले भाई, साइकिल मिले, इसलिए उस चीज की वजह से हम जो है अपने सीखने का जो है मतलब सीखने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे समझ गए? थॉर्नडाइक के अधिगम के जो नियम है, प्रमुख नियम बताए गए थे, तो प्रमुख जो प्राथमिक जो 3 नियम है उसी की बात करेंगे, ऑप्शन 3। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी होगा। 3 नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है थॉर्नडाइक का मूल नियम नहीं है? ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया और बदल बदल के जो है ये कई बार जो है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया। ये टॉपिक ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, प्रभाव का नियम बताया, तत्परता का नियम बताया, अभ्यास का नियम बताया, लेकिन अनुक्रिया का नियम मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का जो है कौन सा नियम कहता है कि किसी जो है प्रतिक्रिया को जितनी बार दोहराया जाए वो उतनी ही मजबूत होगी? तो जब हम किसी प्रतिक्रिया को बार बार दोहराते हैं तो वो जो है मजबूत होगी। ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर है अभ्यास का नियम, ट्रायल एंड एरर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को सीखने के अवसर दो, वह स्वयं जो है प्रयास से सीख जाएगा। यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए, बच्चे को जितना ज़्यादा अवसर दोगे वो स्वयं जो है अपने प्रयास से सीखेगा। प्रयास और त्रुटि, प्रभाव, ये सब चीज़ें उससे जुड़ा हुआ है, तो थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार जो है सीखना किस प्रकार होता है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो सीखना अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। ये धीरे धीरे होता है, बिना प्रयास के तो हो ही नहीं सकता, केवल स्मृति से होता है। ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत हार्ड मिलेंगे अभी आपको। थॉर्नडाइक का जो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जिसे कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, का क्या मतलब होता है? तो मैंने आपको बताया था चाबी वाला एग्जाम्पल, जिसमें ताला लगा हुआ है, कई चाबियों लगाने से जो है खुला, तो बच्चा बार बार जो है विभिन्न प्रयास करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे, तो प्रयास जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अधिगम का कौन सा नियम कहता है कि यदि उत्तर संतोषजनक हो तो वह मजबूत होता है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? जब हम संतोषजनक उत्तर है मतलब हमारे लिए इस जो है पुनर्वलन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, पुनर्वलन की बात हो रही है, वो पॉजिटिव पुनर्वलन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे 12वें का आंसर होगा प्रभाव के नियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए, थॉर्नडाइक के अनुसार कोई व्यक्ति जब तक सही उत्तर नहीं पा लेता तब तक विभिन्न प्रयास करता है, ये किस नियम से जुड़ा हुआ है? जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही सारे जो है शब्द मैं लेकर के आया हूं, वही सारे क्वेश्चन है। 13वें का आंसर है क्या? अभ्यास का नियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें, जब तक कोई व्यक्ति जब तक सही उत्तर नहीं पा लेता है तब तक विभिन्न प्रयास करता है। ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, मैं भी देखिए यहाँ पे कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया होगा, जबकि आंसर डी नहीं होगा, आंसर होगा बी, प्रत्याहार का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे जिसमें दोनों ऑप्शन हो और इस तरीके से, तो भाई जब तक सही उत्तर नहीं बने, मल्टीपल रेस्पॉन्सेस की बात हो रही है, ट्रायल एंड एरर से भी ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे ये सिद्धांत अभ्यास से भी जुड़ा हुआ है और ट्रायल एंड एरर से, लेकिन ये ट्रायल एंड एरर जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में यही उसका उत्तर दिया गया है। जैसे हम ताले को जो है अलग अलग चाबी से खोलने का प्रयास करते हैं, फिर कई प्रयास से हम ताला खोल लेते हैं, ये बात मैंने आप, तो प्रत्याहार का नियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लॉ ऑफ एटीट्यूड या लॉ ऑफ सेट्स, ये किस बात पर जोर देता है? तो यहाँ पे देखिए, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ जो सेट्स होते हैं, ये किस पर जोर देता है? तो ये देता है मल्टीपल जो है मानसिक तैयारी पर। लॉ ऑफ एटीट्यूड का मतलब होता है व्यक्ति जो है मानसिक रूप से कितना तैयार है, सीखने का परिणाम सीखने वाले के जो है दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, मतलब सीखने का जो आदमी कितना सीखने के लिए तैयार है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, तो भाई बड़ा तू एटीट्यूड में रहता है, मतलब मानसिक रूप से बड़ा व्यक्ति तैयार है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, एस और आर थ्योरी की बात कही थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है। रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी क्या होता है? तो रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है तुलना द्वारा उत्तर देना। ठीक है। ऑप्शन बी। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एनालॉजी किसे बताता है? तो लॉ ऑफ एनालॉजी, इसमें चार ऑप्शंस दिए गए, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया होगा क्वेश्चन। उपमा द्वारा सीखना, ऑप्शन ए होगा। इसी को कहते हैं अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई समान परिस्थितियों के अनुभव का उपयोग करके हम प्रतिक्रिया देना या सीखना। ठीक है। किसी समस्या में व्यक्ति केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देता है, बाकी सब, जैसे हमने कोई कहानी सुना रहा है तो सिर्फ केवल मेन चीज़ें, पिक्चर देखते हैं हम लोग तो कई बार पिक्चर बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि नहीं यूट्यूब में, तो सिर्फ हम केवल मेन जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब होगा? इसका प्रबल तत्वों का नियम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बच्चा जो है बार बार अलग अलग कोशिश करके हल ढूंढने का प्रयास करता है, ये जो है किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो बच्चा बार बार जो है बहुत मल्टीपल रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। तो आंसर हो गया मल्टीपल रेस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अलग अलग कोशिशों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी किससे संबंधित है? तो पार्शियल एक्टिविटी का मतलब ये होगा कि हम जब किसी जो है जटिल कोई कठिन कार्य होता है तो हम उसको जो है पार्शियली तोड़ देते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ करके हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए सीखना जो, या सीखने से जो अधिगम होता है वो बहुत सरल और प्रभावी होता है। जैसे हम जोड़ घटा गुणा भाग इन सब से जो है प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये आंशिक गतिविधि से सीखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। थॉर्नडाइक का संबंध जो है किस प्रकार की शिक्षा से है? तो इन्होंने जो है किस प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में जो है अपनी बात कही? तो यहाँ पे देखिए, तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रतिक्रिया की विविधता, रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी का क्या अर्थ है? तो रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी, इसका सही आंसर है पुराने अनुभव के आधार पर नई समस्याएं हल करना। तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। ऑप्शन जो है ए इसका सही है। तो पुराने अनुभव के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है मैंने कीबोर्ड वाला एग्जांपल दिया था कि भाई कीबोर्ड चलाना, इंग्लिश का कीबोर्ड चलाना आता है, अब हिंदी का सीख रहा है, तो उसी से पुराने अनुभव से नया अनुभव हासिल कर रहा है कि नहीं। या फिर कोई मैथ की गणना है तो मैथ के पुराने फॉर्मूला से नए फॉर्मूला, या फिर मैथ आयत का क्षेत्रफल निकालना, जब आयत का क्षेत्रफल समझ जाएगा तो धीरे धीरे वो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालने लगेगा ना, या फिर साइकिल चलाना, फिर स्कूटी चलाने लग जाना। तो पुराने अनुभव के आधार पर नई समस्याएं हल करना, रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी। ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की सीमा क्या है? तो भाई बाउंडेशन भी है, ये जानवरों पर आधारित था।
मानव संज्ञान को इन्होंने नज़रअंदाज किया था। मैंने आपको ये कराया है, ठीक है। और ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मतलब बाकी जो पॉइंट्स मैंने दिए थे वो भी पूछेगा कभी ना कभी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सहचारी जो है स्थानांतरण, एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो है सिद्धांत किस पर। एसोसिएटिव जो है शिफ्टिंग का मतलब होता है ना, एक जो है अधिगम एक स्थिति से जो है दूसरी स्थिति में जो है ट्रांसफर करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो 24वें का आंसर होगा, पुरस्कार सजा नहीं होगा, उत्तेजना का धीरे धीरे परिवर्तन, मतलब शिफ्ट करना दूसरी स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो बच्चों को गणित के सिद्धांतों को भौतिक की समस्याओं में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो जो है थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। तो गणित के सिद्धांतों का जो है साइंस में यूज़ करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है प्रतिक्रिया की विविधता कहलाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सहचारी स्थानांतरण तत्परता तो हो ही नहीं सकता, प्रभाव को थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऑप्शंस कर पाओगे, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम मुख्यतः क्या होता है। तो अधिगम जो है सक्रिय अनुक्रिया है कि केवल स्मृति, निष्क्रिय ग्रहण और अंतर्दृष्टि। 26वें का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की होती है। तो बुद्धि जो है मल्टी फैक्टर होती है। एक इनको तो बात ही नहीं गई थी, उन्होंने बहुतत्वीय जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी के बात कही थी, ठीक है। तो बुद्धि के संदर्भ में मल्टी फैक्टर, जिसमें सामाजिक, मूर्त और अमूर्त 3 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था, ठीक है। 3 प्रकार की जो है थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि को किन 3 प्रकार में बांटा है। तो यहाँ पे देखिए, तो सामाजिक, मौलिक और अमूर्त, ऑप्शन बी, 28 का ऑप्शन बी। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है त्रुटियां की क्या भूमिका निभाती हैं। तो गलतियां जो हैं वो हतोत्साहित करती हैं बच्चे को, नहीं रोकती हैं या अनुभव प्रदान करती हैं। सीखने में बाधा तो हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया सी, ठीक है। तो ये सीखने का जो है एक नज़रिया है, तरीका है, ये व्यक्ति को अनुभव भी प्रदान, एक्सपीरियंस देती है, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि अधिगम की स्थिति को बार बार दोहराया जाए तो अधिगम कमजोर होता है, अधिगम मिट जाता है, या अधिगम मजबूत होता है, या अधिगम स्थिर रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अधिगम जब अधिगम को बार बार दोहराया जाएगा तो वो अधिगम लर्निंग जो है सीखना मजबूत हो जाता है, ऑप्शन सी। इतने क्वेश्चन आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे, यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, जबकि मैंने जो है जितने भी टीचिंग एग्जाम्स थे सब जितनी भी बुक्स थी वो सब मैं ला करके उन सभी बुक्स को खगाल करके जितने भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ जो मिले हैं मैंने सब कुछ PYQs नए प्रश्न आधारित हैं। किसी भी कोई भी बुक उठा लीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें से नहीं मिलेंगे। 50% क्वेश्चन आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है, तो अचानक घटने वाली प्रक्रिया है, यह ग्रेजुअली होता है, मतलब क्रमिक रूप से होता है। तो देखिए 31 का जो है ये क्रमिक प्रक्रिया है, ऑब्वियसली तर्क द्वारा नियंत्रित तो नहीं हो सकता, आंसर सी होगा। यहाँ पे चारों ऑप्शंस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक की किस जो है प्रकार की बुद्धि जो है तर्क और गणित से संबंधित होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो गणित से संबंधित होगी वो किससे संबंधित, वो किससे जुड़ी हुई, वो अमूर्त बुद्धि कहलाएगी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस को समझाता नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चन का सीधा उत्तर दे देता हूँ। मुझे लगता है ये बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, आपको जो है इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ पाएंगे कि क्या मतलब कह रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर लगता है किसी को कि सर सारे क्वेश्चंस को समझाया करो, सारे पॉइंट्स को समझाएगा, तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम से इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रिया की समानता, लॉ ऑफ जो है आइडेंटिकल जो है एलिमेंट्स का क्या अर्थ है। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब है कि समान तथ्यों में सीखा हुआ ज्ञान स्थानांतरित होता है, इसी का मूल अर्थ ये होता है। ऑप्शन 33 का जो है ए। तो समान तथ्यों में सीखा हुआ ज्ञान जो है, जैसे टाइपिंग, भाई टाइपिंग सीखते हैं तो हिंदी से इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में जो है करना, ठीक है। चल, साइकिल चलाना। थॉर्नडाइक की जो है मौलिक बुद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो मौलिकता से संबंधित है, उसकी क्रिएटिविटी से संबंधित है ना। तो ये जो है जुड़ा हुआ है कविता लिखना, लकड़ी से खिलौना बनाना, किसी को समझाना, समीकरण हल करना। तो यहाँ पे 34वें का जो है सही आंसर होगा लकड़ी से खिलौना बनाना। ये मैकेनिकल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है, मौलिकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चे आंसर ए लगा रहे होंगे, जबकि ए आंसर नहीं है, ऑप्शन सी आंसर है। मैं भी ए समझ रहा हूँ,
कविता लिखना भी एक व्यक्ति की मौलिकता से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। और लेकिन ये मतलब किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ उन लोगों ने जो है, आयोग ने इसका उत्तर सी ही दिया है। ठीक है। थॉर्नडाइक की जो है सामाजिक बुद्धि का उदाहरण है। तो सामाजिक बुद्धि मतलब क्या हो? दूसरे की भावनाओं को समझना, ऑप्शन बी। ठीक है। थॉर्नडाइक की बुद्धि जो है सिद्धांत का मूल विचार क्या है? तो इनके जो सिद्धांत का मूल विचार क्या है? तो 36 आंसर है विशिष्ट क्षमताओं का समूह। सामान्य फैक्टर के तो इन्होंने मनाही कर दिया था, खंडन कर दिया था, एकल बुद्धि की बात ही नहीं भावना, ऑप्शन बी है सीधा सीधा। ठीक। थॉर्नडाइक के बुद्धि सिद्धांत का कौन सा पहलू जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से मिलता जुलता है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। तो इन दोनों ने जो है विशिष्ट क्षमताओं पर जोर दिया था। ठीक है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि डिफाइन करी और इन्होंने भाई साहब ने 3 प्रकार की बुद्धि डिफाइन करी। ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर यदि एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटी चलाने लगता है तो ये क्या दर्शाता है? तो इसका क्या मतलब होता है? सामाजिक बुद्धि तो होगा नहीं, तो प्रतिक्रिया की समानता होगा, लाइफ लॉ ऑफ जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स। रट गए होगे अब तक जो है, मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं तो आपको रट गया होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस प्राणी या जीव का प्रयोग किया था? तो ये आपको तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा, 39 का बी आंसर है, बिल्ली का। थॉर्नडाइक ने जो है किस बॉक्स का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पिंजरा या इनसाइड या पजल बॉक्स, उसे पजल बॉक्स कहते हैं। तो उस बॉक्स का नाम ही दिया गया था पजल बॉक्स, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि ज्ञान का भंडार नहीं है, सीखने की दर नहीं है, यह अनुभवों का प्रयोग करने और समस्या का समाधान करना बुद्धि का नाम है। ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चे जो है समान बुद्धि के होते हैं, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। भिन्न प्रकार की बुद्धि रखते हैं, एक जैसे ये सभी विषयों में समान रुचि रखते हैं। आंसर हो गया भिन्न प्रकार की बुद्धि रखते हैं, ऑप्शन बी। और भिन्न प्रकार की सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, ये सब चीज़ें। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के उपयोग करके शिक्षक क्या कर सकता है? तो भैया प्रभाव के नियम का उपयोग करके क्या कर सकता है? हमेशा जो है सजा देता है या सभी सही व्यवहार के लिए पुरस्कार देना। तो एक टीचर क्या करेगा? यही करेगा, ऑप्शन बी। ठीक है। थॉर्नडाइक की जो अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है, तो अमूर्त बुद्धि किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्ति की सोच से जुड़ा हुआ है, तर्क से जुड़ा है, विचार से जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ये मानते हैं कि व्यक्ति का जो है अनुभव सबसे ज़्यादा व्यक्ति की जो बुद्धि को प्रभावित करता है। बहुत सारे बच्चे वातावरण या आनुवंशिकता लगा सकते हैं, लेकिन अनुभव आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अनुभव। ठीक है। तो इस तरीके के आपको पूरे 45 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इससे ज़्यादा ही हैं अगर आप पूरा कंप्लीट देखेंगे सेट। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करके जो है आप लोगों के लिए मात्र केवल 100 लाइक्स है। 100 लाइक्स है, मेरे को जो है अच्छा लगेगा कि भाई तुम लोगों ने जो है वीडियो को पसंद किया है और मेरे मेहनत सफल हुई है। ठीक है। मैं इसी प्रकार से आपको पूरे कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, सीटेड बिल्कुल अच्छे से घोल के पिला दूंगा।